हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं डाउट फिजिक्स। तो आज का हमारा डाउट है कि करंट क्या है। स्केलर, वेक्टर या टेंसर। ठीक है, तो ये डाउट बहुत कॉमन है और मैं आज इसको डिस्कशन करता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा उस बुक का। ओके, चलिए, तो करंट क्या है उसके बारे में ज़रा देखते हैं। सबसे पहले करंट की दो ही चीज़ें हैं वो हमसे बात की जाती है। उसमें करंट को या तो कुछ टीचर बोलते हैं स्केलर है, कुछ टीचर बोलते हैं स्केलर है, कुछ बोलते हैं टेंसर है, ऐसा कुछ है, टेंसर बोलते हैं। ये कन्फ्यूज़न है। तो अगर टेंसर है तो क्यों है, स्केलर है तो क्यों है, और दोनों नहीं है तो क्यों नहीं है, या फिर कोई एक है तो नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं शुरू से। अगर हम ध्यान से देखें ना, तो अगर हम इंजीनियरिंग फिजिक्स में क्लास 11th और 12th तक टेंसर नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो अवेलेबल ही नहीं है। किसी भी बुक में आपको टेंसर नाम के जो कॉन्सेप्ट है वो अवेलेबल नहीं मिलेगा। इवन दो इन दिस बुक, ये जो बुक है एक तरीके से रेसनिक हैलिडे, ये बुक है, ये एच.सी. वर्मा की जो पेरेंट बुक है वो यही है। पेरेंट बुक मतलब वो पहले इसी से पढ़ाते थे। इस बुक में भी कहीं भी आप इसके पीछे से देखेंगे जिसमें डिक्शनरी होती है, वहाँ भी टेंसर नाम की कोई भी चीज़ है नहीं इसमें। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि 11th-12th के लेवल तक टेंसर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अब ये होता कहाँ है वो बता देता हूँ। टेंसर बेसिकली इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। एक सब्जेक्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, वहाँ पढ़ाया जाता है। ये दो जगह चलता है, एक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के नाम से जिससे कहते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग में होता है, एक होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से, और एक होता है सोम के नाम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सिविल इंजीनियरिंग में होता है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में है, और मॉस के नाम से होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अप्रॉक्सीमेटली सेम ही सब्जेक्ट होता है ये। इसमें आपको मटेरियल्स की स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो उस चैप्टर में वहाँ ये पढ़ाया जाता है आपको टेंसर। अब बेसिकली टेंसर क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जब आप 11th-12th पढ़ते हैं तो मैथ्स में एक कंसेप्ट आता है जिसे कहते हैं, एक चैप्टर है मैट्रिक्स। क्या है? एक मैट्रिक्स नाम का चैप्टर है। उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाई जाती है रैंक। क्या पढ़ाई जाती है? रैंक पढ़ाई जाती है, और ये सब इसी में चलता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में रैंक निकालना सिखाया जाता है ना। तो आपको रैंक पढ़ाई जाती है, वो रैंक इसी से रिलेटेड होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़, फिजिक्स, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो आप यहाँ कुछ करते हैं, इसका मतलब फिजिक्स में कुछ ना कुछ डील होती है। तो यहाँ पे जो रैंक होती है वो टेंसर को डील करती है। किसको डील करती है? टेंसर को। तो बेसिकली हम जब बात करते हैं तो टेंसर को अगर हम देखते हैं तो टेंसर बेसिकली एक ब्रॉड सेगमेंट है। टेंसर क्या है? ब्रॉड सेगमेंट है। जैसे अगर हम टेंसर को देखें तो उसकी रैंक के हिसाब से हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका हम टेंसर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टेंसर। अब टेंसर की जीरो रैंक है। टेंसर की रैंक कितनी है? 0। मैट्रिक्स से निकालते हैं, ठीक है ना। उसकी रैंक आई 0। इसका मतलब ये है कि अगर वो फिजिकल क्वांटिटी, अगर इसको किसी से फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करेंगे तो उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड होगा। मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए आपको ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो हमने इसका नाम क्या रख रखा है? स्केलर क्वांटिटी। क्या लिख रखा है? स्केलर क्वांटिटी।
समझ में आया आपको क्या कह रहा हूँ? टेंसर अगर रैंक 0 का है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए खाली, और उसको बोलते हैं क्या? स्केलर क्वांटिटी। हमने बोला 11th-12th में इसको ये बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम टेंसर 1 डिग्री बोले, मतलब रैंक 1 आ जाए, कितना आ जाए? 1 आ जाए। वो मैट्रिक्स में होता है, रैंक निकालना आप कहीं भी देखेंगे, यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगा आपको, मैथ्स में होता है ये। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू हम बात करते हैं, तो अगर उसकी रैंक 1 है, उसकी रैंक क्या है? 1 है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको मतलब इसमें तो डायरेक्शन होती ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर रैंक 1 आती है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, और मैग्नीट्यूड की हर जगह, ये कंसेप्ट इसमें है ही नहीं। आपको डायरेक्शन के हिसाब से देखनी है। यहाँ 0 डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर यहाँ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट तो है, वो ये शो नहीं करता है, वो शो करता है डायरेक्शन को। मैट्रिक्स में डायरेक्शन ही शो होती है। तो यहाँ खाली 1 रैंक का मतलब होता है ओनली 1 डायरेक्शन, ओनली 1 डायरेक्शन। कितनी डायरेक्शन? ओनली 1 डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो टेंसर रैंक 1, मैग्नीट्यूड तो साइड अलग अलग। मेन चीज़ ये है, ओनली 1 डायरेक्शन जिसको रिक्वायरमेंट है वो टेंसर होगा, और उसकी रैंक कितनी होगी? 1। और उसका हमने नाम रख रखा है पहले से, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम उसको? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम जैसे फोर्स है, फोर्स का वैल्यूज़ का अगर हम मैट्रिक्स बना के उसकी रैंक निकालेंगे कहीं, तो उसकी रैंक 1 आएगी। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर तीसरा कॉन्सेप्ट देखें हम, तो अगर टेंसर है, उसकी रैंक 2 से 2, उसकी रैंक 2 या 2 से ज़्यादा है, तो वहाँ आप थोड़ा ध्यान देंगे, वहाँ मैग्नीट्यूड का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट तो होगी, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट तो होगी, प्लस यहाँ पे डायरेक्शंस होंगी। क्या बोलते हैं? मल्टीपल डायरेक्शंस होंगी, मल्टीपल डायरेक्शंस होंगी। लेकिन ये होगी किसकी? इंपॉर्टेंट बात है, मल्टीपल डायरेक्शंस होंगी किसकी? कोई भी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास थोड़ी वेक्टर, मतलब वो वेक्टर टाइप हो, जैसे फोर्स वगैरह हो गया, वो होगा यहाँ पे, पर उसकी डायरेक्शन मल्टीपल होगी। जैसे कोई भी, जैसे फोर्स है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, पर इसकी डायरेक्शन मल्टीपल होगी, ठीक है। मैं बता दूंगा एग्जांपल आपको कैसे, क्या कह रहा हूँ मैं। प्लस इंपॉर्टेंट बात है, अगर मल्टीपल डायरेक्शन है तो एक प्लेन में एक ही डायरेक्शन दिखाई जाएगी ढंग से। इसीलिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात जोड़ते हैं फिजिक्स में, और एक्चुअली में सोम में जोड़ा जाता है कि, तो इसको बोलते हैं कि यहाँ एक प्लेन ऑफ एक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, प्लेन ऑफ एक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब बिना कोई प्लेन पे आप वो फिजिकल क्वांटिटी लगाए, वो फिजिकल क्वांटिटी लगाए, मतलब वो प्लेन को डिफाइन किए बिना, उस एरिया को डिफाइन किए बिना आप यहाँ पे उसको टेंसर नहीं बोल सकते। और इसी को हम जनरली अब टेंसर बोलते हैं, क्योंकि रैंक 0 का, टेंसर रैंक 0 का नाम लिखा अपन ने स्केलर, टेंसर रैंक 1 का नाम लिखा अपन ने वेक्टर। तो अभी टेंसर रैंक 2, टेंसर रैंक 2 या उससे ज़्यादा का नाम ही हम टेंसर बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भी टेंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि टेंसर तो सभी है, टेंसर तो सभी है। इसका मतलब सर करंट अगर स्केलर है तो भी टेंसर है, करंट अगर वेक्टर है तो भी टेंसर है। तो टेंसर तो है ही है, ये बात तो तय है, टेंसर है। लेकिन डिग्री हमको मालूम नहीं है अभी इसकी, डिग्री हमको मालूम नहीं है इसकी। तो जरा डिग्री से बात करते हैं क्या होता है ना। तो डिग्री की बात कर, अच्छा एक चीज़ और बतानी थी ना कि इसमें मल्टीपल डायरेक्शन का क्या सीन है और ये प्लेन ऑफ एक्शन का क्या सीन है, वो बता देता हूँ आपको। देखो जैसे मान लो हमारे पास स्ट्रेस, इसका एग्जांपल होता है ना टेंसर रैंक 2 का, जनरली जिसको ही हम टेंसर बोलते हैं उसका एग्जांपल होता है स्ट्रेस। क्या होता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया।
अब आप ध्यान से देखेंगे तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ऐसा। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी उसी की डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए आप ध्यान से, डिफाइन किया गया है एक एरिया को जो कि बताता है प्लेन ऑफ एक्शन को। वो बताता है कि अगर आपने फोर्स लगाया खाली तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये वाला एरिया बताना पड़ेगा जिस पे ये फोर्स लग रहा है। अब ये इस तरीके से यहाँ देख लो सिंगल डायरेक्शन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फोर्स अगर अकेला होता ना तो वेक्टर होता, लेकिन ये दोनों का रेशियो है। दोनों का क्या है? रेशियो। तो यहाँ प्लेन ऑफ एक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो ये स्ट्रेस है ना, वो उसको टेंशन बोलते हैं। अच्छा दूसरा बताता हूँ, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इसको नॉर्मल स्ट्रेस बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एक और होता है इसमें शियर स्ट्रेस, उससे समझ में आएगा आपको। ऐसे मान लो सिंपल सी बात होती है, जैसे हमारे पास कोई बॉक्स होता है, जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स है कोई भी, तो अगर मैं इसको ऐसे इधर फोर्स लगाऊं और इधर फोर्स लगाऊं तो ये टेढ़ा हो जाता है। ऐसे क्या कहना चाहता हूँ ध्यान से देखो, अगर मैं इस पर इधर फोर्स लगाऊंगा और इस पर इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये इस तरीके से ऐसे मुड़ जाएगा। बोलो सही है? ऐसा। तो अब ये दिस फोर्स अपॉन दिस एरिया, इस एरिया को दिखाना जरूरी है आपके लिए। तो अगर आपने ये नहीं दिखाया तो शियर स्ट्रेस का जो वो होता है फोर्स। तो कौन सा फोर्स होगा? इसको बोलेंगे शियर फोर्स अपॉन दिस एरिया। आप गलती से कोई दूसरा एरिया नहीं ले सकते। तो प्लेन ऑफ एक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब देखो मल्टीपल डायरेक्शन भी है, एक फोर्स इधर जा रहा है, जो एक फोर्स है वो इधर जा रहा है, दूसरा वाला किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। प्लेन ऑफ एक्शन की रिक्वायरमेंट है और इसको हम जनरली टेंसर बोलते हैं, क्योंकि इनके तो स्पेशल नाम हमने यहाँ रख दिए हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि करंट टेंसर नहीं, करंट टेंसर है। करंट क्या है? टेंसर। अब ये करंट स्केलर होगी, ये वेक्टर होगी, जरा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, टेंसर तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, चलिए। रेसनिक हेलिडे की किताब कहती है, ये जो बुक मैंने अभी आपको दिखाई, रेसनिक हेलिडे की किताब कहती है कि करंट स्केलर है। क्या है? स्केलर है। क्यों हम बाद में देखेंगे, पर स्केलर को हम बोलते हैं टेंसर रैंक 0। टेंसर रैंक 0 और स्केलर है। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि क्या ये टेंसर है, हाँ, पर छुपी हुई बात यह है कि ये रैंक 0 टेंसर है। कोई बोले आपको स्केलर है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं ये तो वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन है इसके पास, क्योंकि क्या है? डायरेक्शन, तो उसका सलूशन मैं आपको बता देता हूं कि क्यों इसके पास डायरेक्शन होते हुए भी आपको लगता है ऐसा कि ये डायरेक्शन है, बाद बाकी डायरेक्शन होती इसके पास नहीं है ना। तो रेसनिक हेलिडे किताब कहती है कि ये स्केलर है। फिर सर ये जो एरो बना देते हो आप बीच बीच में यहाँ आके ऐसे, है ना, ऐसे करके ये करंट जा रही है ऐसे, ये क्या है नाटक? तो मेरे भाई ये एक्चुअल में ये जो एरो है ना, ये वेक्टर का एरो नहीं है, ये वेक्टर का एरो नहीं है। दिस इज नॉट ए वेक्टर एरो, दिस इज नॉट ए वेक्टर एरो, ये वेक्टर एरो नहीं है। तो क्या है ये? देखो वेक्टर एरो होने के लिए अगर करंट, देखो अब मैं सीधी सी बात बताता हूं, जैसे फोर्स है, फोर्स वेक्टर है। अब मान लो अगर फोर्स वेक्टर है, ठीक है, इस पे लग रहा था फोर्स ऐसे करके, तो फोर्स की डायरेक्शन है कि वो इधर है, फोर्स की डायरेक्शन किधर है? इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फोर्स की डायरेक्शन फिक्स है, ये पर्टिकुलर एक सिंगल डायरेक्शन में जाएगा। किधर जाएगा? ये सिंगल डायरेक्शन में। लेकिन यहां ये जो डायरेक्शन बात कर रहे हैं ना आप, ये वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खाली ये बताता है कि चार्जेस किधर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस
ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को बताता है कि चार्जेस किधर फ्लो कर रहा है, नेट चार्ज किधर फ्लो कर रहा है वो बताता है। और चार्ज हमेशा, देखो फोर्स, जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन फिक्स होती है, उसमें किसी चीज में चेंज आने पे उसकी फोर्स, आप खुद पूरे फोर्स की डायरेक्शन खुद से चेंज कर दो तो वो बात अलग है, लेकिन किसी दूसरी चीज को चेंज करके उसकी डायरेक्शन नहीं बदली जा सकती। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें ये पाइप है, इसमें करंट की डायरेक्शन में ऐसे दिखाई, करंट की डायरेक्शन नहीं है ये, इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है ना चार्ज, उसकी डायरेक्शन है। अब उसमें होता ये कि वो पाइप के लेंथ के अलोंग ही फ्लो करती है। अगर मान लो ये पाइप है, अगर आपने करंट इसको ऐसे दिखाया तो आप ये दिखा रहे हैं कि चार्जेस इधर फ्लो कर रहे हैं। अगर आपने मान लो इस पाइप को ऐसे मोड़ दिया तो ये यहां पे ऐसे आपको मुड़ती हुई दिखाई देगी, करंट ऐसे मुड़ती हुई दिखाई देगी, करंट क्यों दिखाई देगी, तो ऐसे मुड़ती हुई दिखाई देगी। तो ये एक्चुअली में करंट नहीं मुड़ रही है, ये चार्ज मुड़ रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसी को हम करंट बोल रहे हैं। आप खाली ये बता रहे हैं कि यहां पे चार्ज इस तरफ जा रहे हैं। अगर मान लो फोर्स मुड़े तो ठीक है, लेकिन चार्ज मुड़े तो करंट दिक्कत हो जाएगी ना। देखो आप ये समझो कि अगर चार्ज मुड़ रहा है तो चार्ज के मुड़ने से तो वो बस खाली चार्ज के मुड़ने की डायरेक्शन बता रहा है, इससे कहीं प्रूफ नहीं हो रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? इसका एक प्रूफ हो रही, आई का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। आई का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। हमेशा ऐसा होता है कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको अगर आपको बनाना है, जैसे F इज इक्वल टू ma, तो सामने कहीं ना कहीं वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी, ये मास एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप पढ़ चुके होंगे, या टाइम तो कौन स्केलर है, ये वाली चीज भी स्केलर, तो दो स्केलर मिलके कभी भी वेक्टर देते नहीं है। आप जरा सोच लीजिए, ये स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो इसका वेक्टर तो होना पॉसिबल ही नहीं है। अरे बात समझ में आई? और अगर मान लो है भी, अगर मान लो 1 मिनट के मान भी लिया मैंने, तो भैया अगर ये ऐसे मुड़ रहा है ना तो बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे कभी भी नहीं मुड़ेगा। जैसे मान लो अगर हम यहाँ से मान लें कि चार्ज आधे इधर गए और चार्ज आधे इधर गए ऐसे, तो इधर भी करंट मान लो आप I1 और इधर भी मान लो I2, है ना, I1 और I2 ऐसे मान लिए आपने। तो मैंने आपको 2-3 बातें बताई। पहला कि ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, और चार्ज खुद वेक्टर क्वांटिटी, उसकी इकाई की डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं, समझ गए ये बात? तो वो क्यों स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी चार्ज है ना, तो उसकी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे नहीं क्योंकि वो स्केलर है, ठीक है। अब सुनो, दूसरी बात ये है कि ये बनता फॉर्मूला किससे है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से है। तो वैसे भी नहीं, क्योंकि ये भी स्केलर ये भी स्केलर, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, ठीक है ना। और भी एक चीज है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना, उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं, अजीब सी डायरेक्शन में मूव करते हैं, धक्के खा के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है उसको। तो उसकी पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन हो ही नहीं सकती पूरे पाइप के अंदर, ठीक है। अच्छा, और भी बातें कर लेते हैं। यहाँ एक जो मेन 12th क्लास में जो रीजन देते हैं उसको और बात कर लेता हूँ। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से मान लो करंट I जा रही है और यहाँ करंट I1 जा रहा है, यहाँ करंट I2 जा रहा है, तो किरचॉफ लॉ कहता है कि I अगर एंटर की है तो I ही बाहर निकलनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि मान लो 1000 कूलम्ब चार्ज यहाँ से गया है, तो इस तिराए पे आगे मान लो 500 इधर, तो 500 इधर होना चाहिए। तो इसको कहते हैं एल्जेब्रिक सम। क्या कहते हैं इसको? एल्जेब्रिक सम। तो उस केस में एल्जेब्रिक सम जहाँ भी होता है वहाँ हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। एल्जेब्रिक सम जब भी होगा वहाँ क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। जैसे एग्जांपल, ये 1000 वाला ही है करंट, मान लो आप देखेंगे कि अगर मान लो यहाँ से 100 एम्पियर करंट जा रही है, I1 अगर 10 एम्पियर है तो दूसरे सर्किट में 90 एम्पियर करंट जाएगी। ये स्केलर एडिशन है, किरचॉफ लॉ है ये, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर सेम चीज आप अगर फोर्स के साथ करेंगे ना यहाँ पे, तो कभी ऐसा नहीं होगा। आप जब भी वेक्टर पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। अगर आप यही काम फोर्स के साथ करते हैं, ना, मान लो कोई बॉडी है
उस पर फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन और इधर लग रहा है 5 न्यूटन, तो इधर फोर्स पूछा आपसे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, 2 न्यूटन समझ लो, जो भी है। तो आपको हमेशा यहाँ एक एंगल की रिक्वायरमेंट होगी, ये फोर्स है, तो आप इसके कंपोनेंट करेंगे थीटा लगा के, इधर इधर इधर, जो भी यहाँ थीटा लगा देंगे इधर। इसके कंपोनेंट, जैसे इसके कंपोनेंट करेंगे आप 5 cos थीटा, इसको करेंगे 5 sin थीटा, इसको करेंगे आप 2 sin थीटा, इसको करेंगे 2 cos थीटा। यहाँ आपको इन एंगल्स के बिना कुछ भी नहीं हो रहा, इसी कहते हैं वेक्टर एडिशन। इसको इससे इक्वेट करेंगे, इस 10 न्यूटन को इससे इक्वेट करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तब जाके कुछ यहाँ आएगा। तो यहाँ ये वेक्टर एडिशन है, ये कौन सा एडिशन है? वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन है। तो वेक्टर एडिशन को जो फॉलो करता है, क्लास 11th में हम ये सीखते हैं, वेक्टर एडिशन को जो क्वांटिटीज फॉलो करती है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है जिनको रैंक 1 टेंसर कहा जाता है, रैंक 1 टेंसर होती है। जबकि जो एल्जेब्रिक सम को फॉलो करती है उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी, और उसका नाम है रैंक 0 टेंसर। तो सीधी सी बात है, इसमें आप एक रीजन लीजिए, दूसरा लीजिए, तीसरा लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो ना, 1000 रीजन लीजिए। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट ये टेंसर भी है लेकिन रैंक 0 टेंसर है, ठीक है। और ये आपके सिलेबस में है नहीं, मतलब 11-12 तक तो है नहीं, तो आप इसको क्या ट्रीट करके चलेंगे? स्केलर। मेरे ख्याल से मेरे रीजंस आपको समझ में आए होंगे, और आपके अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, और भी कोई प्रॉब्लम हो, मान लो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम कुछ और डाउट्स लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे कुछ अपनी तरफ से डाउट्स भेजेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।